मेरे प्रिय छात्र छात्राओं क्षणावली वाले, देखो बेटा, इसके पिछले पीरियड में हम किस पर चर्चा किए थे? 3.2 अकेली। समझ में आया ना? इसके लेखक मनु भंडारी जी हैं। इसका अंश हो चुका है। जहां तक के अपन पढ़ चुके हैं, देखो आगे चलते हैं। हाँ बेटा, पापड़ों को फैला करके, अच्छा, बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती हूँ। फिर घर वालों को कैसे बुलाना? मैं तो अपने पन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता तो उसके घर काम होता, तो क्या मैं बुलाए के भरोसे पे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख करके मन भरमाती रहती हूं, और वे हिचकियां लेने लगी। ऐसा कहती हुई वह जो है हिचकियां लेती है। कहने का तात्पर्य कि ये जो सोमा बुआ है वो बड़ी भावुक महिला है ना? मदद करना इसको अच्छी तरह से आता है। अपने पड़ोसियों के यहाँ या जो भी परिजन में पूछ देते हैं उसको, उसके यहाँ इस तरह से कार्यरत रहती है मानो कि उसी के घर में कार्य हो रहा हो। तो इस प्रकार से वह जो है पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बना करके राधा ने कहा, तुम तो बुआ बात को कहीं से कहीं ले गई, अब चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूं, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर के ऊपर चढ़ जाती है। जब राधा पापड़ लेकर के ऊपर चढ़ जाती है, सोमा बुआ को देने के लिए भून करके लाती हूँ करके ऊपर चली गई है ना? आगे देखो, कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवाटी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर के ब्याह कर रहे हैं। देवाटी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी है तो समझी। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समझी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची। जब सन्यासी जी कुछ नहीं बोले तो सोमा बुआ के हृदय में ठेस पहुंचा कि ये कैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई, हैं? हाँ। फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर के वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी नहीं आ गए।
नहीं है कि वही है। उनके समधी यही आ गए हैं और जोर जोर से तैयारियां हो रही है, जोर शोर से तैयारियां हो रही है। सारी बिरादरी और दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। सोमा विवाह इस प्रकार से चाहती है कि दोनों संपन्न आए तो वातावरण बड़ा ही रमणीय सुंदर रहेगा। आगे चलो, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा भी आएगा या नहीं। देवाजी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कब, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेदम बेमर्द की हूं और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई, अर्थात हताशी। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा, तुम तो समथिंग ठहरी। देवर चाहे रहे पर कोई रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बोली, दाल पीस रही थी तो उस घर की बड़ी बहू बोली, ठीक है, देवर जी की बड़ी बहू, बुआ नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देख आई हूं, विधवा ननन बोली। बैठे ही बैठे तो कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम तो होना ही चाहिए। घर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो या ना हो। और बिना बुआ तो पल भी रुके नहीं, चल पड़ी। अपने घर जाकर के सीधे राधा भाभी के कमरे में चली। क्यों नहीं राधा, तुम तो जानती हो, तू तो जानती है कि नई फैशन की लड़कियां की शादी में क्या दिया जा रहा है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली आ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बनाया खरीद लिया। क्या देना चाहती हो अम्मा? देवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज? तो मैं तो कुछ भी नहीं समझूंगी। जो कुछ पास है मुझे ला कर दे देती हूँ। जो कुछ पास है तुझे मैं ला करके दे देती हूँ। जो तू ठीक समझे ले जा। बस भद्द नहीं उड़ानी चाहिए। अच्छा देखूं पहले कि रुपए कितने हैं। और डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटा करके
एक छोटा सा बक्सा निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधी के घर में इतने रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई या उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी को मोह नहीं छोड़ा था, छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और अंगूठी आंचल में बांध ली, आंचल से बांध ली, बक्से को बंद किया और फिर ऊपर चली गई, ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन में उत्साह ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहां से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है, 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। ऐसा कहते हुए सोमा बुआ के आंख से आंसू निकल गया। उसको याद आ गया अपने स्वर्गवासी पुत्र का। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही देती। अरे पर तुम देने के लिए चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं, इससे तो ना जाऊं सो ही अच्छा। सोमा बुआ अपनी इस प्रकार से स्वभाव व्यक्त करती है। यदि इस प्रकार से भेंट की वस्तु नहीं है तो न जाऊं तो ही अच्छा। तो जाओ ही मत। चली छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता चल लगेगा कि आएगी या नहीं। राधा ने इसे समस्या का सीधा साधा हल बताते हुए कहा। राधा इस तरह से बोलती उसको, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समझी होकर नहीं जाऊंगी। तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंधी तोड़ दिया। नहीं, तो यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ रख दी। फिर बड़े भिन्नता भरे स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती ही है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। बस
शोभा रह जाए, इतना ख्याल रखना। इस तरह से सोमा बुआ पूर्ण रूपेण कहती है राधा से। ठीक, शेष जो बचा बेटा उसको अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। ये अगले पीरियड में पूरा हो जाएगा ये पाठ। ठीक।